हाँ, हरप्रीत जस, ये नाम था उसका। जब आपकी माँ ने क्रीम बना ली थी तो हरप्रीत अंदर तक जल गई। वो चीज विद्या मैडम के हाथ में थी। हरप्रीत उसे अपने हाथ में पकड़ना चाहती थी। उसका फंडा क्लियर था, या तो विद्या मैडम उस क्रीम को हरप्रीत के हवाले कर दे, नहीं तो वो विद्या मैडम को भी उसका इस्तेमाल नहीं करने देने वाली थी। विद्या मैडम इतने सालों की अपनी मेहनत को इतनी आसानी से हरप्रीत को कैसे दे सकती थी? ये बात हरप्रीत को बुरी लगी और इसके आगे भारती एक लफ्ज नहीं बोल पाई और उसकी नजर विद्या की समाधि पर चली गई। लेकिन अभिनव भारती की मुंह से यह सब सुनकर हैरान हो गया था। अपनी मां की पुरानी नौकरानी भारती से उनकी मौत का सच सुनकर अभिनव एक पल के लिए सुन्न रह गया था। भारती का कहना था कि अभिनव की मां विद्या को किसी ने जहर देकर मारा था, जिसके साथ ही उसने हरप्रीत नाम की एक औरत का भी नाम लिया था जो विद्या से जलती थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप कहीं ये तो नहीं कहना चाहते कि हरप्रीत ने ही मेरी मां को मारा है? भारती ने धीरे से सिर हिलाया। मैं तो यही समझती हूँ। हरप्रीत का कोई जासूस हमारे आसपास ही काम कर रहा था। हम उसे पहचान नहीं पाए और फिर ये गलती हो गई। भारती अपनी बात खत्म करते हुए सिसक उठी। उसका खुलासा सुनकर अभिनव का दिमाग एक पल के लिए थम सा गया था। वो ना कुछ सुन पा रहा था और ना ही कुछ सोच पा रहा था। उसका दिल अभी भी इस बात के बोझ को हजम नहीं कर पा रहा था कि उसकी मां को किसी ने जहर देकर मारा था और उनकी मौत अपने आप नहीं हुई थी। इधर भारती सिसकते हुए फिर से बोलने लगी। इसीलिए मुझे उस रात आपकी मां की उस क्रीम के बारे में सब कुछ लेकर वहां से निकलना पड़ा। अभिनव ने एक पल के लिए भारती की ओर देखा। पर इस क्रीम में ऐसा था क्या? आपकी मां के पास इस क्रीम के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला था और वो इससे बहुत बड़ा बिजनेस बनाना चाहती थी। हालांकि फिर उनके साथ ऐसा हादसा हो गया और उन्होंने ही मुझसे उस रात इस रेसिपी को ले जाकर छिपाने के लिए कहा। वो नहीं चाहती थी कि कोई इस रेसिपी को चुरा ले। अभिनव अपनी सांस छोड़कर नजरें झुकाकर नीचे देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी से जुड़ी ना जाने ऐसी कितनी बातें और हो सकती थी जिससे वो अनजान था। हर रोज उसे कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलती ही जा रही थी। अभी तक तो उसे इस बात का भी जवाब नहीं मिला था कि राणा ने उसके पिता को क्यों मारा था और अब ये नई पहेली भी खड़ी होती जा रही थी। अभिनव को इस बात का भी डर था कि वो इन सारी पहेलियों के सच को सुन पाएगा भी या नहीं। अगर सुन भी लेगा तो उन्हें सहन कर पाएगा भी या नहीं। आपको आज फिर से देखकर इतनी खुशी हो रही है ना, मैं बता नहीं सकती। अभिनव भारती की बात पर मुस्कुराया और बोला, आप इतने सालों से हरप्रीत से कैसे बचती आ रही हो? भारती ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, जगह जगह भटक कर और छिप कर। जैसे अभी मैं यही पास ही में एक मंदिर में रह रही हूँ, वैसे कुछ सालों पहले हरप्रीत ने खुद ही हार मानकर मेरा पीछा करना छोड़ दिया था। लेकिन फिर भी इस तरह जीना मुश्किल है बेटा। कोई भी मेरी लाचारी को देखकर नौकरी ही नहीं देता। अकरब और मेरे पिता का यह मानना है कि तुमने ही मारा है मेरी मां को। अभिनव के इल्जाम पर भारती ने ना करते हुए अपना सिर हिलाया। तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सारे आरोप झूठे हैं। अभिनव ने उनकी बात पर धीरे से सिर हिलाया। भले ही अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं था, लेकिन हमेशा की तरह अभिनव अपने मन की ही सुन रहा था। उसने इसी तरह लक्ष्य पर भी भरोसा किया था। अभिनव तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा हो गया। वहां से अब निकल जाना चाहता था। उसे ना सिर्फ पहले की थकान थी, बल्कि अब अपनी मां की मौत का राज सुनकर वो अपने दिमाग को भी शांत करना चाहता था। उसे उठते देखकर भारती भी तुरंत खड़ी हो गई। अरे कहाँ जा रहे हो? अभिनव ने उसे एक पल के लिए देखा। घर जा रहा हूं। इस जगह से जितना जल्दी निकल जाऊं उतना बेहतर होगा। रुको, तुम्हें वो बॉक्स भी तो देना है, भारती ने कहा। नहीं, मैं उसका क्या ही करूंगा। मुझे अब जाने दीजिए प्लीज। लेकिन भारती की बात को अभिनव ने बीच में ही काट दिया। मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। मैं जा रहा हूं।
अभिनव पलटकर चला गया और भारती उसे देखती रह गई। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।